हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं 9th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर लेके आया हूँ। वो अगला चैप्टर कौन सा है? पीपल एज ए रिसोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। रिसोर्स तो कई तरह के आप लोग नाम सुने होंगे, क्लास 8 वगैरह में पढ़े होंगे, 9th में भी कुछ उसमें होगा। लैंड एज ए रिसोर्स या लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एयर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, इन सब रिसोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज जो आप पढ़ोगे थोड़ा सा इनसे अलग है। पीपल एज ए रिसोर्स। क्या मनुष्य भी एक रिसोर्स हो सकता है? बिल्कुल। जो भी पॉपुलेशन है कंट्री टू कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए उसकी पॉपुलेशन उसकी एक एसेट है, उसकी एक पूंजी है, उसकी एक कैपिटल है। पॉपुलेशन इज नॉट ए लायबिलिटी। जनसंख्या वो लायबिलिटी या कह सकते हैं कि बोझ नहीं है, भार नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक एसेट है। देखो, पॉपुलेशन के देखने के दो व्यूज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। निगेटिव साइड में लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, फूड की, जैसे इंडिया की बात लें, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से या पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से फूड की प्रॉब्लम हो रही है, सबको भोजन नहीं मिल पा रहा है, सबको रहने के लिए प्रॉपर मकान नहीं मिल पा रहा है, मकान की प्रॉब्लम है, सबको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सबको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, ये भी एक सोचने का ढंग है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक पॉजिटिव साइड भी इसका है, उजला पक्ष भी है, सकारात्मक पक्ष भी है। जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन इज एन एसेट। किसी देश के लिए वहाँ की जनसंख्या उसकी पूंजी होती है, कैपिटल होती है, और इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जो लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ बच्चों की बात छोड़ दीजिए, 12, 14, 15 साल से छोटे बच्चे हैं, वो उसमें नहीं आते हैं। बहुत लोग बूढ़े हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, 60-70 साल से ऊपर के हो गए हैं, अपना घर में है, कुछ घर में थोड़ा बहुत कर रहे हो, बात अलग है, प्रोडक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये जो बीच का है, 14-15 साल से लेके और 60-65 साल के बीच के लोग जो हैं, ये एक कंट्री के एसेट कहलाते हैं। इनको वर्किंग पीपल, जो वर्किंग पीपल है, यही एक कैपिटल है। इसमें खास तौर से स्किल, एबिलिटीज़, ये सब देखी जाती हैं कि वहाँ जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, उन्होंने बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज कर रखे हैं। तो स्किल और एबिलिटीज़ ये प्रोडक्टिव एस्पेक्ट हैं। इसके प्रोडक्टिव एस्पेक्ट कौन से हैं? स्किल एंड एबिलिटीज़। अब जैसे आप ज़मीन खरीद लेते हैं, फिजिकल कैपिटल है, उस ज़मीन का भाव कुछ दिनों के बाद बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, तो आगे उसका रिजल्ट मिलता है। ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप अपना पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देने में लगाते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देने में लगाते हैं, उनकी अच्छी मेडिकल केयर करते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, तो उनका यील्ड भी, उनका प्रोडक्शन भी फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मोर एजुकेशन, मोर ट्रेनिंग, मोर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ें
एक दूसरे से बिल्कुल बधी हुई हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लैंड कैपिटल और उसकी बात करते हैं। जो कोई भी ज़मीन हो, जायदाद हो, कोई भी चीज़ हो, ये अपने आप में प्रोडक्टिव नहीं है। ये प्रोडक्टिव कब है? जब ह्यूमन बीइंग अपनी स्किल, अपनी ट्रेनिंग का उपयोग इनको बेहतर बनाने में करता है। हम इन चीज़ों का, फिजिकल जो चीज़ें हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, एजुकेशन स्किल के बल पर, ट्रेनिंग के बल पर इनको चेंज कर लें अपने उपयोग की चीज़ों के लिए, तो क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो गई? पीपल जो है सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं। पीपल जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं, क्योंकि इनके लिए जो जो कोई व्यक्ति इनके अपने बच्चों के लिए कुछ भी खर्च करता है, फ्यूचर में उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन वो जो एक्सपेंसेज हो रहे हैं वो सही दिशा में एजुकेशन और हेल्थ की तरफ होनी चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही प्रोडक्टिव होगा, वही काम कर पाएगा, मैक्सिमम अधिक से अधिक काम कर पाएगा। देखिए, आप लोग किताब में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल तो साकाल करके है, साकाल की कहानी है। एक में विलास की कहानी है। मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं, बहुत ज़्यादा कहानी लेकर नहीं चलूँगा। जो साकाल है इसका भी परिवार गरीब ही है, लेकिन उसके माँ बाप काम करते हुए भी, घर और खेत में काम करते हुए भी साकाल को पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग करके अपना एक जगह नौकरी भी पा जाता है। फिर वो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है तो उस कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उस कंपनी में उसका प्रमोशन भी होता है, उसकी सैलरी और अच्छी हो जाती है। तो ये कहा जाए कि ये जो उसके माँ बाप ने जो पैसा खर्च किया साकाल के ऊपर, अब उसका रिटर्न उनको मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी कहानी क्या है? विलास के साथ। विलास के पिताजी बचपन में गुजर गए, उसकी माँ मछलियाँ बेचती थी, वो उसको पढ़ा नहीं पाई। बीमारी की वजह से बाद में उसकी माँ की भी डेथ हो गई। अब साकाल को मजबूरी में वही फिश ही सेल करनी पड़ती है, मछलियाँ ही बेचनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक परिवार ने अपने बच्चे के एजुकेशन पर, हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर जो खर्च किया, अब वो साकाल के रूप में उसका हैवी हायर रिटर्न मिल रहा है। जबकि विलास पर, उसके घर में कुछ भी खर्च नहीं किया एजुकेशन वगैरह पर, तो वो वही काम कर रहा है जो काम उसकी माँ करती थी, वही फिश सेलिंग वाला काम। अब सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, जो मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन के संदर्भ में, मेडिकल केयर के संदर्भ में, तो इसका हाई रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। अभी मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं साकाल और विलास के। अब मेडिकल केयर में क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पोषण वाला भोजन मिले और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए। मैं आपको बताऊं, जापान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जापान डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, रिच कंट्रीज में आता है। जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं के बराबर है, नहीं है समझ लीजिए, फिर भी रिच कंट्री है। क्यों? ऐसा क्यों है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी वो रिच नहीं होते हुए भी वो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, रिच कंट्रीज में आता है। जापान के पास, जापान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों में
लोगों के स्वास्थ्य के लिए या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा बनाने के लिए वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ पैसा खर्च किया। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बाहर से मंगाते हैं। जापानीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर से मंगाते हैं। जापान के वैज्ञानिक, जापान के साइंटिस्ट, जापान के डॉक्टर, जापान के टेक्नीशियन उसको कन्वर्ट करते हैं अपने देश में बेनिफिशियल चीज़ों में लगाने के लिए, या जिनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जापान ने, इसका मतलब है कि अपने लोगों के एजुकेशन में, अपने लोगों के हेल्थ में बहुत ज़्यादा खर्च किया है, तो इसका रिजल्ट उनको मिलता है। जापान के लोग जब बाहर भी जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वेल स्किल्ड होके जाते हैं। फिर जो पैसा वहाँ से आता है वो जापान में आता है। तो अपने स्किल, अपनी एजुकेशन के बल पर जापानी रिच कंट्रीज बन गए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बन गए हैं। देखिए एक चीज़ और है, एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू वर्क, एफिशिएंसी कहलाती है। और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें, एफिशिएंसी टू वर्क एंड टेक्नोलॉजी, इन दो चीज़ों ने जापान को डेवलप्ड कंट्री बनाया है। जापानी कभी आलसी नहीं होते हैं, आलस नहीं करते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं। लेबर कौन करेगा? जो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। और चीज़ों को, छोटी चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे वो चीज़ें यूज़फुल हो जाएं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। तो जापान के साइंटिस्ट, जापान के वैज्ञानिक, जापान के डॉक्टर, जापान के टेक्नीशियन इस मामले में बहुत आगे हैं। तो जापान एक डेवलप्ड कंट्री हो गया है। अभी हम लोग इस वाले वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा फिर अगले वीडियो में कुछ अगला पोर्शन जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।